हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर था जिसमें हमने बात की थी कि कौन से की रिसोर्सेज यूज करने हैं जितना समय बचा है उसमें, और जो लोग 2025 की जगह पे 2026 के लिए लग रहे हैं उनको उसको कैसे यूज करना है। तो उसमें हमने 5 स्टेप की बात की थी। यहीं से बात शुरू करते हैं, धीरे धीरे इस यहाँ तक पहुँचेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। बीच में मैं ये बताऊँगा कि मैं इतना एब्रप्ट स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने 5 स्टेजेस बताए थे जिसमें इस पूरी तैयारी को हम देखेंगे। आई होप आपको याद भी होगा, आप देखे भी होंगे। पहला क्या था? सिलेबस, PYQ एंड माइंड मैप, राइट। उसके आगे नोट्स था, देन मॉक्स थे, राइट। आज का हमारा जो टारगेट है वो है माइंड मैप, विच इज़ द क्रूशियल पार्ट। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस आप थारोली देख चुके होंगे एंड PYQ थ्रू आउट द प्रोसेस वो काम है आपका। आप PYQ के थ्रू ही मैं ये माइंड मैप तैयार किया हूँ। आप PYQ के थ्रू जाएंगे तो आपको माइंड मैप समझ में आएगा, क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि क्यों माइंड मैप पे मैं इतना फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज कि सिलेबस और PYQ देखने के बाद से आपको एक चीज का आइडिया धीरे धीरे ये तो हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इस लक्ष्मीकांत जो आज का टॉपिक है कि लक्ष्मीकांत को ही क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जितने की रिसोर्सेज बताए गए हैं, आई थिंक 2 रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो सिंगल वो हैं, मतलब वो सिंगल रिसोर्स है और उसी के साथ जाना है हमको एग्जाम में। वो है लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री में कितने लोगों का इंटरेस्ट है और कितने लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स वाई वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉलिटी, जिसको कमो बेस वो एक्सेप्टेबिलिटी जो मोर देन 70% होती है वो सबके अंदर वो है कि, तो दैट्स वाई हम लक्ष्मीकांत से शुरू कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत में आप देखे होंगे कि लक्ष्मीकांत पूरी जो किताब है वो 11 भाग में बटी हुई है, जिसमें लगभग 80 चैप्टर हैं और अपेंडिसेज होंगे 6। तो जो बिल्कुल अभी शुरू नहीं किए हैं और जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं, दोनों के सामने अलग अलग समस्याएं होंगी। जो शुरू नहीं किए हैं उनके आगे समस्या ये है कि शुरू कैसे करें, कैसे कंप्लीट करें इस 80 मतलब जो 80 चैप्टर्स हैं पूरा उसको कंप्लीट कैसे करें। जो एक बार पढ़ चुके हैं उनके सामने समस्या ये आ रही होगी कि पढ़ तो चुके हैं लेकिन जब मॉक्स के लिए जा रहे हैं तो मॉक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहे टेस्ट में, राइट। कि आपकी एक्यूरेसी मैच नहीं कर रही है। कंडीशन कि सिलेबस को हमने एक क्यूरेटेड मैनर में फॉलो नहीं किया है। मैं जो चार्ट बताने जा रहा हूँ, मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आई विल एश्योर यू कि अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं तो 3 चीज़ें आपके साथ घटेंगी अगले 20 दिन के बाद, जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, और 8 दिन के बाद जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चार्ट को एज इट इज फॉलो करते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, तो पहला कि आपकी एक्यूरेसी मोर देन 75% हो जाएगी। सेकेंड, और 75% होना जरूरी इसलिए है कि वो इस एग्जाम का डिमांड है कि आप पॉलिटी को 80 से 90% एक्यूरेट करके ही आएंगे, उससे कम करेंगे तो काम नहीं चलेगा प्रीलिम्स में। सेकेंड, आपका होल्ड, जब जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे आज से, इसके थ्रू आपका होल्ड उस सब्जेक्ट पे मोर देन 50 एंड 60% हो जाएगा, जो कि अगर आप मेंस का एवरेज मार्क देखें जो कि 42 टू 43% है, उस एवरेज लेवल से ज़्यादा होगा। थर्ड चीज़ कि ये सब्जेक्ट पॉलिटी और ये किताब लक्ष्मीकांत जिस पे आपको डाउट है कि इस पर कमांड कैसे करें, उस पर आपका स्ट्रांग होल्ड होगा। इन 3 चीज़ों को मैं आपको एश्योर करता हूँ। कंडीशन बस एक है कि आपको वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, सिलेबस की थारो अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, PYQs की थारो अंडरस्टैंडिंग, उसकी थारो एनालिसिस। एंड थर्ड, माइंड मैप। तो यहीं से हम पूरी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लक्ष्मीकांत को पढ़े कैसे, राइट। तो लक्ष्मीकांत में अब से
80 नहीं, 22 चैप्टर्स हैं, राइट। हम कई सारे चैप्टर्स को क्लब करेंगे, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, राइट। तो लक्ष्मीकांत को 22 चैप्टर्स में हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन शुरू कहाँ से करना है? शुरू हम पहले चैप्टर से नहीं करेंगे, जिसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकंड चैप्टर है, उधर से शुरू नहीं करना है, क्योंकि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से हम कंप्लीट करेंगे, राइट। हम लक्ष्मीकांत को शुरू करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या पढ़ेंगे? जब हम सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा गवर्नमेंट को फॉलो करता है, या कैसा गवर्नमेंट के सिस्टम को फॉलो करता है। तो वी आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके बाद से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक। सेम मैनर पहला, दूसरा, तीसरे पे क्या पढ़ेंगे? फेडरल सिस्टम। चौथे नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट। पांचवें पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट के पहले आई थिंक हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे, राइट। तो चौथे पे प्रीएम्बल, पांचवें पे फंडामेंटल ड्यूटीज, छठवें पे डीपीएसपी, सातवें नंबर पे हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, आठवें नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद से हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स, जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट, राइट। अमेंडमेंट्स के बारे में हम सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप के बाद से हम क्या पढ़ेंगे? 11 नंबर पे सिटीजनशिप मिल गई। अब यहाँ पे हम क्लब करेंगे 3 चैप्टर को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राइट। इसके बाद से प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटी एंड चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, राइट। आफ्टर दैट पार्लियामेंट प्लस पार्लियामेंट्री कमेटी प्लस फोरम्स प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। आफ्टर दैट कितने हो गए? ये हो गए 8वें पे ये अमेंडमेंट, 9वें पे सिटीजनशिप, 10वें पे 11 प्राइम मिनिस्टर, 12 पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद से हम पढ़ेंगे जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। जुडिशियरी के बाद से हम देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, देन इंटर स्टेट रिलेशन, राइट। देन इमरजेंसी, देन लोकल गवर्नमेंट, देन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज प्लस यूनियन एंड शेड्यूल्ड एरियाज, यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल्ड एरियाज। देन
constitutional bodies, then non-constitutional bodies, after that और क्या बचा है, political dynamics, and after that one more thing, cooperative societies. राइट अब इस इतने चैप्टर्स के बीच में सारे चैप्टर्स कवर कैसे होंगे? तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल चैप्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम सिंगल चैप्टर, फेडरल सिस्टम सिंगल चैप्टर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सारे सिंगल चैप्टर हैं। बाकी का काम बाद में पड़ता है। अमेंडमेंट्स जब पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स में हम कई सारे रिफॉर्म्स को एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल को कवर करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, या जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट, जिस पे भी आप रिलाई करें। नाउ अमेंडमेंट्स के बाद से हम सिटीजनशिप को पूरा सिटीजनशिप थारो नहीं पढ़ना है। सिटीजनशिप में हमको दो चीजें बस देखनी है कि सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, सिटीजनशिप कैसे हमारी चली जाती है, और उसके आर्टिकल्स और क्लॉज क्या हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, राइट। सिटीजनशिप का आर्टिकल कौन सा है? 5 to 11, तो बस उतना ही देखना है, उसको ज़्यादा नहीं देखना। नाउ अब यहाँ से क्लबिंग शुरू होती है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों को एक साथ कवर करके देखेंगे कि क्योंकि जैसा प्रेसिडेंट का पावर है लगभग वैसा ही स्टेट में गवर्नर का पावर है एंड गवर्नर का एक्शन भी है। तो इन तीनों को एक साथ क्लब कर दिया क्योंकि नेचर वाइज ये तीनों एक जैसे हैं। आफ्टर दैट हमको क्या एक साथ कवर करना है? PM फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट कमेटी, ये हम एक साथ कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपके 6 चैप्टर आ गए, राइट। देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर, 4 चैप्टर यहाँ पे आपके क्लब हो गए। नाउ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, 6 चैप्टर आपके यहाँ क्लब हो गए। सेंटर स्टेट रिलेशन अकेले जाएगा, इंटर स्टेट रिलेशन अकेले, इमरजेंसी प्रोविजन अकेले। लोकल गवर्नमेंट जब पढ़ेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में हम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज दोनों को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यूनियन एंड टेरिटरी, जो हमारा शुरुआत का चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, मतलब सेलिएंट फीचर के बाद से जहाँ से आर्टिकल 1 जो शुरू होता है उसको, और जो हमारा यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल्ड एरिया है वो एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे, जिससे वो लगभग एक जैसी आर्टिकल्स को यूज करता है और पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कौन कौन सी हैं कि इलेक्शन कमीशन हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, आपकी इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बाकी जो ये कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ, तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनको एक साथ देखेंगे क्लब करके। सारे 2-2, 3-3 पेज के चैप्टर हैं। देन उसके बाद से हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देखेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन कौन सी? जो ह्यूमन राइट कमीशन है, NIA है, नीति आयोग है, ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। सेम प्रोसेस। उसके बाद से हम पॉलिटिकल डायनेमिक्स देखेंगे। पॉलिटिकल डायनेमिक्स में कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन उन चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉलिटिकल पार्टीज, सेकंड इलेक्शन, थर्ड लॉ ऑफ इलेक्शन, फोर्थ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड फिफ्थ प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेमिक्स में से हमको मेंस एंड प्री के दोनों के प्रोस्पेक्ट से कुछ और नहीं देखना। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जो गवर्नमेंट आई, सेकेंड रिजीम NDA गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाई, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका फोकस उस पर है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूँ। देन वी मूव टू आवर फर्स्ट चैप्टर, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहीं से हम देखेंगे कि ये पूरे मतलब लक्ष्मीकांत को माइंड मैपिंग से जिस तरह से समझे हैं उसी तरह से हम सारे चैप्टर की माइंड मैपिंग करेंगे।
और ये समझते चलेंगे कि चैप्टर्स को कैसे हम माइंड मैप से ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, जो अभी वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करें, बाकी तो मैं लिखने जा ही रहा हूँ। आवर टॉपिक इज राइट। जैसे हमने लक्ष्मीकांत की माइंड मैपिंग की, वैसे इन सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की माइंड मैपिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा फीचर है जिसको हम या तो जानते हैं या तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो पहला हमारा टॉपिक क्या हो गया, लेंथीएस्ट प्लस रिटन। नाउ सेकंड, आरोप ये लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें बाहरों की हैं, बाहर से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। यहीं पे एक एनेक्डोट आता है जिसको जो आप सुनते होंगे कि हम इंट्रोडक्शन को एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं या फैक्ट से शुरू कर सकते हैं। तो जब हम बाहरों की बात करते हैं, राइट, तो यहीं पे एक बात कहते हैं बी आर अम्बेडकर, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट चल रही होती है तो वो एक कोट कहते हैं कि रैंसैकिंग ऑफ ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इस एनेक्डोट को आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो जहाँ बारों की बात आएगी वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कोट आएगा। उस कोट को आपको करना क्या है कि नोट करके रख लेना है, इसको यूज करना है मेंस के आंसर राइटिंग में, राइट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बात आती है कि ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी एट द सेम टाइम, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और एट द सेम टाइम रिजिड भी है। अभी देखेंगे कि वो कैसे फ्लेक्सिबल और रिजिड एक साथ है। फोर्थ, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सॉरी, एक और चीज है फीचर में क्या कि फेडरल है प्लस यूनिटरी है एट द सेम टाइम, राइट। यहाँ पे 4 कोट्स और मिलेंगे आपको फेडरल और यूनिटरी से रिलेटेड, उसको भी एनेक्डोट के रूप में लिख के रख लेना है, उसको यूज करना है थ्रू आउट द पॉलिटिक्स। उसको आप यूज कर सकते हैं जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी, राइट। अभी बताऊंगा कि वो कौन से कोट्स हैं और किसने दिया है, राइट। उसके बाद से पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद से पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अलावा कौन सा सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में एक और सिस्टम होता है जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। वाई वी चूज पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एंड प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पार्लियामेंट्री सवर्निटी की भी बात भी होगी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की। वाई इट इज कम टू द पिक्चर वी विल डिस्कस। तो नाउ पार्लियामेंट्री sovereignty प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी, राइट। इसको सिंथेसाइज करेंगे, राइट। आफ्टर दैट पार्लियामेंट्री सवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, देन उसके बाद क्या, इसके बाद से आपको जुडिशियरी की बात आई तो हम ये देखेंगे कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, अब प्लस इंटीग्रेटेड है कि नहीं, क्योंकि
हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव हो, ठीक है। तो अगर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव है तो जुडिशियरी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, राइट। तो कहाँ पे जुडिशियरी हमारी इंडिपेंडेंट है, कहाँ इंटीग्रेटेड है, वो भी देखेंगे। देन आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, अर्बन एडल्ट फ्रेंचाइज, देन इमरजेंसी प्रोविजन, एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज, और क्या बचिए, 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। एंड इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे कि क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को के फीचर्स को, राइट। तो दिस इज द माइंड मैप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड हम बारी बारी से देखते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये सब फीचर्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम लेंथिएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई सो? वो इसलिए कि इसके लिए 4 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं मुख्य रूप से। एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर है कि वी आर अ वास्ट कंट्री एंड एथनिक डाइवर्सिटीज है। सेकेंड, हिस्टोरिकल फैक्टर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। थर्ड, हमने अडॉप्ट किया है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होली, मतलब फॉर द नेशन, मतलब यूनियन के लिए और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एंड फोर्थ कि कॉन्स्टिट्यूशन को लायर ने बनाया है, वकीलों ने बनाया है, तो ये थोड़ा सा उसका भी असर है कि ये लेंदी हो गया है, जोक्स अपार्ट। बट यस, इट्स अ फैक्ट कि जो लीगल लिमिनरीज थी उनकी वजह से ये लेंदी होने का इस पर आरोप लगता है। सेकेंड, बारो फ्रॉम, अब जब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ देन बारी बारी से हम एक एक को देखते चलेंगे, राइट। देन बारो फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये आरोप लगता है कि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीज़ें ली हैं। इसके बारे में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब जवाब दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि हमने बारो किया है बट हम पे प्लेजरिज्म का आरोप नहीं लग सकता। ये ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। उन्होंने कहा हमने समझा है और इसको इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमने अडॉप्ट किया है, कि हमने वहाँ से जो पढ़ा है उसको अपने तरीके से ढाला है, देन लिखा है, कि ऐसा नहीं है कि हमने यूज कर लिया जैसा था वैसा ही। टॉपिक है वो है बोरो, कि हमने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बोरो की हैं, राइट। तो हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने के लेवल पे। पहला, स्ट्रक्चरल, सेकंड पॉलिटिकल, एंड थर्ड फिलोसफिकल, राइट। स्ट्रक्चरल लेवल पे जितनी भी चीज़ें बारो की गई मोर और लेस, वो हम कहाँ से बारो किए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। लाइक कि जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, लाइक जो फ्रेमवर्क है सर्विस कमीशन का, लाइक जो फेडरल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से बारो की हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन पॉलिटिकल बारोइंग हमने क्या की? पॉलिटिकल बारोइंग जितनी की है हमने, चूंकि हम ब्रिटिश राज में हमारा पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ था और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस सिस्टम को फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटिश सिस्टम के ज़्यादा करीब है।
क्योंकि दुनिया में दो तरह की डेमोक्रेसीज थी उस समय उतनी बड़ी, एक जो पुरानी थी, एक ब्रिटिश डेमोक्रेसी थी और एक यूएस डेमोक्रेसी थी। जो यूएस डेमोक्रेसी थी वो काम कर रही थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे, और ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी थी वो काम कर रही थी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। तो वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम बट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश, राइट। वी आर द लैंड ऑफ बुद्ध एंड वी टेक मिडल पाथ, राइट। तो पॉलिटिकल बोरोइंग जो हमने की वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था उससे किया, राइट। वो कैबिनेट सिस्टम हो, वो रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हो, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से बारो की हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जो फिलोसफिकल बारोइंग थे, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, राइट। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया या कहाँ से मतलब उसको समझा और एडॉप्ट किया? वो है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके बिल ऑफ राइट्स का एक तरह से तर्जुमा कह सकते हैं, अनुवाद कह सकते हैं, या इवोल्यूशन कह सकते हैं फंडामेंटल राइट को। डीपीएसपी हमने आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड का, वहाँ से एडोप्ट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बारोइंग। इसके अलावा भी हमने कई सारे कंट्रीज थी जिसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया, जैसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने बारो किया कि इमरजेंसी के जब इमरजेंसी लगाते हैं तो उस समय पे फंडामेंटल राइट किस तरह से सस्पेंड किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट्स बारो किए। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है हमने जापान से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली। कनाडा से हमने ये लिया कि जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट। इस तरह की चीज़ें हमने अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनसे भी बारो की हैं। इसको जब हम फंडामेंटल राइट देख रहे होंगे उस समय पे भी देखेंगे, एंड लास्ट में ये जब हमने कौन सी चीज़ कहाँ से बारो की है जब देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बारो किया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बारो किया, कनाडा से क्या क्या बारो किया। तो वी डिस्कस इन डिटेल, बट फॉर नाउ दैट्स बारोइंग इज ऑल अबाउट, राइट। थर्ड पे हमने क्या लिखा था? इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। व्हाई ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी एट द सेम टाइम, राइट। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तब से अब तक सिर्फ 27 बार उसको अमेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत पड़ती है, राइट। ब्रिटिश पार्लियामेंट वो ज़्यादा लिबरल है, तो उसको वैसे ही अमेंड किया जा सकता है जैसे ऑर्डिनरी लॉ को हम पास करते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें हो जाती हैं। यहीं पे पिक्चर में आता है आर्टिकल 368, राइट। आर्टिकल 368 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट है? 20, राइट, अमेंडमेंट्स वाला, राइट। आर्टिकल 368 हमको अमेंडमेंट के दो तरीके बताता है। पहला कि कोई भी चीज़ पार्लियामेंट से अमेंड की जा सकती है बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, राइट। एंड सेकेंड कि स्पेशल मेजॉरिटी से उसको बिल को पास किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, बट कंडीशन इज कि उसको हाफ जो स्टेट है वहां से भी रेटिफिकेशन उसका होना जरूरी है, राइट। इसके अलावा पार्लियामेंट में अमेंडमेंट एक तीसरे तरीके से भी होता है, फ्रॉम द सिंपल मेजॉरिटी, जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ पास होता है। इन दैट केस जो तीसरा वाला अमेंडमेंट का प्रोसेस है जिसको सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड करते हैं, वो अमेंडमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 368 नहीं आता, राइट। तो एक तो हम सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर पा रहे हैं और एक हम स्पेशल मेजॉरिटी से भी सेम टाइम पे अमेंड कर पा रहे हैं। तो हमने उसको क्लॉज वाइज बांट रखा है। तो एट द सेम टाइम हम फ्लेक्सिबल भी हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें हम अमेंड कर सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत की हैं, ऑर्डिनेंस और वो सारी चीज़ें ला करके, एंड एट द सेम टाइम कुछ ज़रूरी है और जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालेगा उसके लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम रिजिड भी हैं,
तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी रिजिड हैं, जब हम अमेंडमेंट्स देखेंगे, जो अभी इसमें 9वां या 10वां चैप्टर रहा होगा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है लक्ष्मीकांत का, उस समय डिटेल में देखेंगे कि ये ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी वर्क कैसे करती है अमेंडमेंट की प्रोसेस में, राइट। इसके बाद से क्या है कि फेडरल प्लस यूनियन, राइट। इसके बारे में केसी वेयर ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन फॉर्म एंड यूनियन इन स्पिरिट, राइट। दिस इज द एनोक्डेट जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। सेम जगह पे जॉन मॉरिस ने कहा है कि इट्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको कहा है कि इट्स अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड आयर जेनिंग्स ने इसको कहा है कि इट्स अ फेडरलिज्म विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, राइट। तो ये 4 कोट हैं। ये लिख इसलिए नहीं रहा हूं कि ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, कहाँ पे, जहां पे फेडरल सिस्टम एंड यूनियन की बात किया हुआ है, राइट। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कोट लास्ट पैरा में, आप वहां से उसको नोट डाउन करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि इसको आपको मेंस में यूज करना है, क्योंकि मेंस का नोट्स उसी फॉर्मेट में बनाना है जिस फॉर्मेट में आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस एग्जाम में, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम फेडरल की बात कर रहे हैं, तो क्या फेडरेशन शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज हुआ है? ये इसी टाइप का बुलेट पॉइंट जो बनता है वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि फेडरेशन शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ यूज हुआ है, राइट। सेकंड, वो कौन सा आर्टिकल है जो शो करता है कि इंडिया जो है वो स्टेट का यूनियन है, राइट। तो देयर आर 2 क्वेश्चन। आर्टिकल कौन सा है ये मैं बता दे रहा हूं। फेडरेशन शब्द का यूज हुआ है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आर्टिकल 1 जहां पे इंडिया को बताते हुए, इंडिया को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखा जाता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो दिस इज अबाउट द फेडरेशन एंड फेडरल एंड यूनियन। फेडरल एंड यूनियन कैरेक्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है, कि वो कौन से फीचर्स हैं जो बताते हैं कि ये मतलब ये फेडरेशन है, वो कौन से फीचर्स हैं जो बताते हैं ये यूनियन है। तो जो फेडरल जो फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स हैं लाइक सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है वो भी फेडरल स्ट्रक्चर को शो करती है, राइट। उसके बाद से जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब 2 गवर्नमेंट है, 2 सदन है, यहीं पे 2 शब्द आते हैं, डायरकी एंड बाई कैमरलिज्म, राइट। डायरकी एंड बाई कैमरलिज्म में क्या अंतर है, राइट। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे मैं बता देता हूँ, डायरकी जब 2 सिस्टम की बात करते हैं, 2 गवर्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसको डायरकी कहते हैं, और 2 सदन की जहां व्यवस्था होती है उसको बाइकैमरलिज्म कहते हैं। तो जैसे हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है, तो हम बाइकैमरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, राइट। यूनियन क्यों है? क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये सारे फीचर्स किसके तरफ इशारा करते हैं? यूनियन की तरफ। इमरजेंसी, दैट्स इज द यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम बिना किसी अमेंडमेंट के इमरजेंसी की सिचुएशन में हम फेडरल से यूनियन बन जाते हैं, राइट। कि अगर नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी किस कंडीशन में लगाई जाती है कि इस आर्म्ड रिबेलियन है, तो जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था 1975-77 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो वो इसी ग्राउंड पर लगी थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। 1976 में जब अमेंडमेंट हुए तो उस अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, उस अमेंडमेंट में इस टर्म को, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसको आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फेडरल एंड यूनियन। इसको भी जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि फेडरल फीचर्स डिटेल में क्या है, यूनियन जो यूनिटरी फीचर है वो डिटेल में क्या है। फेडरल एंड यूनियन हो गया। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में
दो सिस्टम की बात है, एक जो ब्रिटिश फॉलो करता है, एक जो यूएस फॉलो करता था, मतलब करता है अभी भी, जहाँ से हम लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूएस फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, ब्रिटेन फॉलो करता है प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम को। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन पे वर्क करता है, एंड ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पे वर्क करता है, राइट। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, यहाँ पे जो है वो जो जुडिशियरी है वो सुप्रीम है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए है वो सुप्रीम है, इस तरह के फंक्शन को लेके। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हमने अडॉप्ट किया तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किए, बट हम अलग हैं ब्रिटिश से किन सेंस में कि ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट मोनार्की से आता है, हेरिडेटरी है वो। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, ठीक है, वो उसका इलेक्शन होता है, हम अपना जो प्रेसिडेंट है उसको चुनते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिटेल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम अगेन जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, कब, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितने सदन हैं, कमेटीज कितनी हैं, कमेटीज बनती कैसी हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड में देखेंगे, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बाद से सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी। पिछले दिनों प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है कि नहीं है, उसमें 3 स्टेटमेंट दिए थे, 2023 का क्वेश्चन था। तो नाउ क्वेश्चन इज कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, बट आवर पार्लियामेंट नॉट सॉवरेन बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज देयर। जुडिशियल रिव्यू मतलब आर्टिकल 13, राइट, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो किसी भी प्रकार का लॉ हो उसको प्रोहिबिट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, आर्टिकल 131, 137। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि लीगल ओपिनियन क्या है, आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू के ऊपर ही, आर्टिकल 143, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू का क्या है कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ पास होता है या ऑर्डिनेंस पास होता है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है, ठीक है। और वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है तो उसको मानना सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जिम्मेदारी है, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू की वजह से सुप्रीम कोर्ट सॉवरेन नहीं रह जाता, राइट। बात है जुडिशियल सुप्रीमेसी की, सेम जुडिशियल प्रोसेस जो है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी शो करता है, बट हम अमेरिका से अलग कैसे हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी में। जुडिशियल सुप्रीमेसी में जो अमेरिका है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एडॉप्ट करता है एंड हम एडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। नाउ क्वेश्चन इज कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, जापान। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्लॉज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जापान से लिया, राइट। तो दिस इज अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट कितना सॉवरेन है, उसके पास कितने अधिकार हैं, कितने अधिकार नहीं हैं, ये हम देखेंगे जब हम चैप्टर कर रहे होंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम्स
स्टेट लेजिस्लेचर्स। जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल कितना सुप्रीम है, ठीक है, उसको सुप्रीमेसी वो कितना इंजॉय कर पाता है, ये सारी चीज़ें जब हम जुडिशियरी को पढ़ेंगे कंपेरेटिव मैनर में विद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कंपेरिजन से, उस समय पे देखेंगे। एक और चीज, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट के लिए सेम पावर हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत एंजॉय करता है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे, राइट। नाउ मूव टू इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, राइट। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, राइट। इंटीग्रेटेड कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत एंड सो ऑन। तो इस अगर मोटा माटी इसको क्लासिफाई किया जाए तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन हमारे पास कि एक फेडरल कोर्ट है एंड एक स्टेट कोर्ट है। जो फेडरल कोर्ट का लॉ है वो फेडरल कोर्ट बनाती है, जो स्टेट कोर्ट का लॉ है वो स्टेट कोर्ट बनाती है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे सुप्रीम अदालत है, मतलब सर्वोच्च अदालत कहते हैं उसको। तो उसके ऊपर हम कहीं अपील नहीं कर सकते, अपील करने के लिए सबसे सुप्रीम जो जगह है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में काम करती है, किसके साथ, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ। इंडिपेंडेंट कैसे है सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट इन द मैनर कि सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज का जो जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, दैट्स वाई वो एग्जीक्यूटिव जो वर्क करता है उससे वो इंडिपेंडेंट है, राइट। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है पार्लियामेंट द्वारा किसी भी बनाए गए लॉ को और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को शो करता है, राइट। एंड सुप्रीम जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड कैसे है, इन सारी चीज़ों के अलावा जब जुडिशियरी को देखेंगे तो जैसे रिट पास कर सकता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट। तो जो रिट पास कर सकते हैं, रिट कौन कौन से हैं, रिट क्या होता है, तो रिट यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, या आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 5 रिट्स हैं, कौन कौन से, हेडक्वार्टर ऑफ CPM, राइट, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड मैंडेमस। तो ये 5 रिट्स हैं जो कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो दिस इज द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है। इसको भी हम जब जुडिशियरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, इसको इसके सारे क्लॉज को देखेंगे। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बाद से बात आती है फंडामेंटल राइट की, ठीक। फंडामेंटल राइट किस तरह के डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ है एंड इसको कोर्ट इसको इन्फोर्स कर सकती है एंड पार्लियामेंट में इसको अमेंड किया जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पहला पार्ट 3 कितने हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, नाउ 6। पहला राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, सेकेंड राइट टू फ्रीडम 19 से 21, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट,
एंड 6 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, तो ये हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है, राइट, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है वो 29, 30, 25 टू 28 जो है वो राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रेस्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के क्लासिफिकेशन क्या है कि लाइक आर्टिकल 14 किसके लिए है, आर्टिकल 15 किसके लिए, 16, 17, 18 किसके लिए है। इसको जब हम डिटेल में फंडामेंटल राइट को कवर कर रहे होंगे तो हम उसको देखेंगे। 4-5 मोटी मोटी बातें क्या हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इन्फोर्सिएबल बाई लॉ है, पार्लियामेंट में इसको चेंज किया जा सकता है अमेंड करके, ठीक है, एंड नेशनल इमरजेंसी के समय पे इसको सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स हैं जिनको नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता, ये आपका होमवर्क है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, राइट। ये आप होमवर्क करेंगे, जब फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों ये सस्पेंड नहीं होते, राइट। नाउ मूव टू डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट के बाद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51, राइट। डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नोबल फीचर्स कहा था। जैसे फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, डीपीएसपी किन दो डेमोक्रेसी के किन 2 फीचर्स को प्रमोट करता है, सोशल प्लस इकोनॉमिक, राइट। नाउ डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, नो। डीपीएसपी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। स्टेट जब भी अपना लॉ बनाएगा तो उसमें वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितनी चीजें सुझाई गई हैं उसको उस लॉ में अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा मॉरल ग्राउंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बना देता है, राइट। डीपीएसपी अगर ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है तो ये इसका मेन मकसद क्या है, वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट, राइट। तो 4 बातें अगर डीपीएसपी के बारे में है तो क्या है कि ये पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 टू 31 में इसको कवर किया गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है, वेलफेयर स्टेट इसका जिस्ट है, एंड डीपीएसपी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यह एक नोबल फीचर है, राइट। नाउ कि डीपीएसपी अगर इनफोर्सिएबल नहीं है देन यूज कैसे होता है, स्टेट इसको किस आधार पर यूज करती है। जब डीपीएसपी वाला चैप्टर करेंगे तो इसको डिटेल में कवर करेंगे कि जो डीपीएसपी है वो डायरेक्शन किस तरह से स्टेट को देती है, डीपीएसपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। एंड चूंकि बेयर एक्ट में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अपने कैरेक्टर के आधार पर डीपीएसपी जो है वो बेसिकली, जैसे शुरू में हम जब बात कर रहे थे बारोइंग के बारे में, तो ये मान लिए कि एक स्ट्रक्चरल बारोइंग है, एक पॉलिटिकल बारोइंग है और एक फिलोसफिकल बारोइंग है। वैसे ही डीपीएसपी को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं उनके कैरेक्टर के आधार पर। एक जो उसका सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, सोशलिस्ट, एक गांधीयन एंड एक लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हम पूरे को देखेंगे कि डीपीएसपी कंप्लीटली वर्क कैसे करता है। आफ्टर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कब जोड़ा गया, 1976 में, राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 51A, राइट, पार्ट 4A,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी इज्जत करना, एंथम एम्बलम की हिफाजत करना, हेरिटेज की सुरक्षा करना, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसकी देखभाल करना, ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना। एंड 86th अमेंडमेंट के बाद से 86th अमेंडमेंट से इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड एक फंडामेंटल ड्यूटीज और इसमें ऐड कर दी गई 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको भी ब्रीफ में हम देखेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे होंगे। नाउ आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटीज कम टू सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट की एक वेग सी डेफिनेशन या एक नॉर्मल सी डेफिनेशन क्या है कि वो स्टेट जो अपने आप को रिलीजियस चीज़ों से सेपरेट रखता है वो सेक्युलर स्टेट है। बट ये डेफिनेशन जो है ये वेस्ट की डेफिनेशन है। इंडिया की जो डेफिनेशन है, इंडिया अपने आप को सेपरेट रख नहीं सकता था क्योंकि हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी, राइट। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो सर्वधर्म समभाव पे काम करता है, ठीक है। तो जो सेक्युलर स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट प्रिजर्व कहाँ से होता है कि कैसे हम बताएं कि ये सेक्युलर स्टेट है। तो 4-5 चीजें। पहला, 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट, प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ा गया, क्या? सेक्युलर, राइट। जिस समय पे इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी, राइट। सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया गया, राइट। लेकिन सेक्युलर वर्ड क्या जोड़ने के बाद से हम सेक्युलर हो गए? नो। कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 इक्वल राइट टू इक्वलिटी का, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये आपका होमवर्क है कि क्या आर्टिकल 14 किस लिए है, आर्टिकल 15 किस लिए है, आर्टिकल 16 किस लिए है। हालांकि मैं बता देता हूँ, जैसे ये 14 प्रोटेक्शन के लिए है, 16 जो है अपॉर्चुनिटी के लिए है, रहने के लिए है, राइट है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए 15 है। आर्टिकल 25 राइट टू प्रोफेस रिलीजियस प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस, जो आर्टिकल 15 है, ठीक है। आर्टिकल 28 राइट किससे रिलेटेड है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। आर्टिकल 29 कि आप अपने किसी भी जो जिस स्क्रिप्ट को, जिस भाषा को आप पसंद करते हैं उसके कंजर्वेशन के लिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 राइट कि आप अपने रिलीजन का कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होगी। 29 में जो एक और बात है वो ये कि स्टेट किसी भी मतलब कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस स्टेट द्वारा मतलब किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वो नहीं की जाएगी, डाली नहीं जाएगी, मतलब उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि आपको ये रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना है, राइट। तो दिस इज अबाउट द सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से नहीं है, पहले से था। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकुलर स्टेट के बाद से अर्बन एडल्ट फ्रेंचाइज। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्या कहते हैं, जो पुरखे थे, उन लोगों ने एक चीज जो सबसे बेहतर की वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, रेस, जेंडर, उसके पास पैसा है कि नहीं है, वेल्थ है कि नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं है, ठीक है, किस स्टेटस से आता है, क्या है, उसके उन सबको एक तरफ रखते उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उनको दे दी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग का अधिकार, ठीक है, वो वोट कर सकते थे। वोट के अधिकार से रिलेटेड कई सारे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड एक जो चीज़ है जो याद रखने वाली है वो यहाँ बता देता हूँ। रेस्ट जब हम सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कौन सा सिस्टम? इलेक्शन कमीशन को जब देखेंगे वहाँ पे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डिटेल में देखेंगे।
88 में 61st अमेंडमेंट एक्ट, राइट, इसमें क्या किया गया कि वोटिंग का अधिकार 21 से घटा करके 18 कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, एंड दिस इज द प्री नोशन ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। रेस्ट चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन जब पढ़ेंगे उस समय इसको डिटेल्ड में देखेंगे। नाउ मूव टू यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज के बाद से क्या था हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप, राइट। सिंगल सिटीजनशिप, इसको भी जब हम जब सिटीजनशिप वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सिंगल सिटीजनशिप 3-4 चीज़ों को अपने साथ इंडिकेट करती है। पहला कि हम यूएस के तरह 2 तरह के सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते कि वहाँ स्टेट की सिटीजनशिप अलग है एंड यूएसए की सिटीजनशिप अलग है। हम यूके का जो मॉडल है उसको फॉलो करते हैं। सेकेंड, सिंगल सिटीजनशिप इस तरफ इशारा करती है कि जो आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उसको प्रिजर्व करता है, ठीक है। इसमें जो एक चीज रह जाती है वो ये कि सिटीजनशिप को हम कैसे ले सकते हैं। प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसका क्लॉज क्या है सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको कौन से क्लॉज टिक करने होते हैं। तो ये सारा जो डिटेल है जो सिटीजनशिप के कोर उसके लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, वो जब सिटीजनशिप को देखेंगे उस समय पे देखेंगे। सिंगल सिटीजनशिप के बाद से हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बॉडी में हमारे पास क्या क्या है, सेम चीज, इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन 324 टू 329 ए, पब्लिक सर्विस कमीशन 314 टू 323, राइट। तो जितने इस तरह की जैसे बाकी जो कमीशंस हैं वो भी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट है। जैसे कंटेम्पोरल एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो क्या काम करता है कि वो जो फंक्शन गवर्नमेंट फंक्शनरी है उसमें फाइनेंस का ऑडिट करता है, राइट। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट बॉडीज में। नाउ मूव टू द फीचर्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या है, इमरजेंसी पार्ट 18 of the constitution, right, article 352 to 360, right। इमरजेंसी प्रोविजन 3 तरह का प्रोविजन है मोर और लेस। पहला नेशनल इमरजेंसी, सेकंड जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, एंड थर्ड फिनेंशियल। 3 तरह की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल 2 आधार पर लग सकता है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल। अब इसमें जो इमरजेंसी का रूल है इसमें 365 नहीं आएगा, लेकिन 365 अगर स्टेट सेंटर के द्वारा डायरेक्टेड किसी रूल से वो कंप्लाई नहीं करती तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको हम जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि उसके क्लॉज कौन से हैं जब 365 को अप्लाई किया जा सकता है, राइट। देन फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी क्या है, 360। ये कब लगता है कि जब ऐसा कोई दिक्कत आ जाए जैसे कि जो फिनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया हो तो ऑटोमेटिकली सेंटर चार्ज ले लेता है सारी चीज़ों का। रेस्ट इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, जब इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे तो उस समय पे इसको फिर से डिटेल में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बट फॉर नाउ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इट। कि ये आप इतना जान रहे होंगे तो जब इमरजेंसी प्रोविजन जब पढ़ाऊंगा तो उस समय चीज़ें आपको क्लियर आपको दिख रही होंगी। नाउ मूव टू इमरजेंसी प्रोविजन के बाद से 3 टियर गवर्नमेंट।
ये पिक्चर में कब आती है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 1992। 73rd पंचायत, 74th अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, राइट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब होता है तो दो पार्ट भी जोड़े जाते हैं, राइट, एंड दो शेड्यूल भी जोड़े जाते हैं। शेड्यूल कौन से हैं? 11th एंड 12th शेड्यूल, राइट। 11th शेड्यूल में किसका जिक्र है? पंचायत से रिलेटेड, एंड 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, राइट। तो 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर गवर्नमेंट का मॉडल किसका है? ये गांधीयन मॉडल कहा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम, जो गांधी की शुरू से डिमांड थी, ठीक है, कि गांवों को मजबूत करो, पिरामिड स्ट्रक्चर में चलो, ठीक है, तो ये उसको एंडोर्स करता है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो पहला जो पंचायती राज सिस्टम आने के बाद से जो पहली एक तरह से क्या कहते हैं उसको, पंचायत का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, वो जगह कौन सी थी और स्टेट कौन सा था और समय कौन सा था और किसके समय को हुआ, ठीक। बाकी 3 टायर सिस्टम, 3 टायर गवर्नमेंट को हम डिटेल में कब देखेंगे? जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ रहे होंगे, उस समय पर हम डिटेल में देखेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में और क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें बदली थी, पंचायत को किस तरह से पंचायत डायरेक्ट सेंटर को रिपोर्ट करती है या स्टेट के अंतर्गत आती है, उसमें हुए चुनाव को हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग वो डिटेल में जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे पंचायती राज वाले को, उस समय पे देखेंगे। नाउ मूव टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी अपने आप में एक चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर होगा इस पूरे एम लक्ष्मीकांत जब कवर कर रहे होंगे, तो अंतिम चैप्टर हम यही पढ़ रहे होंगे, ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब ऐड किया गया? 97th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, 2011। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को में क्या 3 अधिकार मिले? पहला कि ये आपका फंडामेंटल राइट होगा कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। इसका जिक्र किस में आता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जिसमें इसकी बात होती है कि आप अब से जो है, आर्टिकल 19 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ये डीपीएसपी में भी इसका जिक्र आता है। कहाँ पे आता है? आर्टिकल 43B एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9th B पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कौन सा है? 243 ZH टू 243 ZD। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरह से इकोनॉमिकल रिफॉर्म, सोशल चेंज लेके आती हैं विमेन कंडीशन में, एंड जो अलग स्ट्रेटा है या अलग ग्रुप है या फार्मर्स हैं उनके लाइफ में, उस सारे प्रोस्पेक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखेंगे जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का चैप्टर देख रहे होंगे डिटेल में। फॉर नाउ आपके लिए इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो अभी तक पूछा नहीं गया है बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो ये दोनों क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल कौन सा है, क्योंकि प्रीलिम्स में पॉलिटी से ऐसे आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। जैसे इसके पहले 2023 में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें 4 आर्टिकल दिए हुए थे। तो वैसे ये 2 क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। पहला कि किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है, एंड डीपीएसपी में कहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, देन इस आज की क्लास को ओवर करेंगे। आज का क्लास इसी बारे में था कि फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दिस इज द फीचर जो आप एक होलिस्टिक मैनर में देख लिए। अब
उसको बारी बारी से, जैसे सेलियंट फीचर के बाद से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि एम लक्ष्मीकांत में भी हम अभी जब स्ट्रक्चर बनाए थे बताए थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म यही होता है कि एलिफेंटाइन साइज का है, बहुत सारी चीज़ें बारो की गई हैं, ये इंडियन नहीं है, एंटी इंडियन है। एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये गांधीयन जो प्रिंसिपल था, गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब पंचायती राज आता है तो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाता है। तो दिस इज द क्रिटिसिज्म। नाउ डू वन थिंग कि आपको एक माइंड मैप मिल गया है, एक होलिस्टिक आइडिया मिल गया है, आप सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए यही इसी मैनर में। पढ़ने के बाद से जहां आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप या चैनल से भी आप मेल उठा सकते हैं, उसमें मेंशन है। तो आप कहीं से भी, या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वो भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में और चैनल के इन्फॉर्मेशन दोनों में। तो जहाँ भी आपका मन हो, जो भी डाउट हो पूछिए, फिर मिलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि हम ये जो लेक्चर है लक्ष्मीकांत को जो शुरू में मैं बात कह रहा था कि दो तरह के लोग होंगे, एक जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और एक जो एक बार पढ़ चुके हैं। तो जो एक बार पढ़ चुके हैं वो कोशिश ये करें कि फर्दर क्लबिंग कर लें। फर्दर क्लबिंग कैसे होगा कि राइट की फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी को एक दिन पर पढ़ लीजिए, फंडामेंटल राइट को, ठीक है, क्लब कर लीजिए प्रियम्बल के साथ, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट को एक दिन पढ़ लीजिए, राइट। तो इस तरह से क्लबिंग कर लीजिए। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ठीक है, पार्लियामेंट पीएम, पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सीएम, इसको हम 2 दिन का समय लेके पढ़ेंगे क्योंकि लंबा चैप्टर हो जाता है पूरा अगर क्लब करते हैं। तो जो एक बार पढ़ चुके हैं, आप गो थ्रू हैं, आप एक बार और पढ़िए, देन सेक्शनल टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। उस इंप्रूवमेंट को हमको बताइए, देन उसके हिसाब से हम आपको उस पर बताएंगे कि इसको और कैसे डील कर सकते हैं, राइट। और जो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, आप जितने चैप्टर बताए गए हैं एम लक्ष्मीकांत के, हर चैप्टर अपने हिसाब से, मोस्टली चैप्टर एक दिन के हैं, इसमें से 3-4 चैप्टर होंगे। जैसे जुडिशियरी वाला चैप्टर है वो 2 दिन में करना है, जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो 3 दिन में करना है, एंड जो पीएम वाला चैप्टर है वो 2 दिन में करना है, बाकी सारे चैप्टर एक दिन में करने हैं। तो टोटल आपको 24 दिन में ये लक्ष्मीकांत श्योर शॉर्ट खत्म हो जाएगा। एंड वो 3 चीज़ें जो एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस के बेस पे हैं, वो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। बाकी हम अल्टरनेट डेज पे एक एक चैप्टर का वीडियो यहीं पर अपलोड करते रहेंगे, जिनको अगर वहाँ पे ना समझ में आ रहा हो, जो यहाँ से हेल्प लेना चाहते हो। और चूंकि यहाँ देखेंगे तो चीज़ों का एक हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा, एक पिक्चर मिल जाएगा, एक माइंड मैप मिल जाएगा, आप भी अपना माइंड मैप बनाइएगा। वी विल हेल्प यू, एंड जो इससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन है वी विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट, राइट। तो इतने देर सुनने के लिए थैंक यू। पढ़िए और बताइए कि कैसा लगा।